नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है विजयनगर साम्राज्य। जी हाँ, पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद जो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ आप लोग को बतानी चाहिए, तो मैं केवल वही चीज़ लेकर के आया हूँ। एकदम फैक्चुअल है। किसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी बटोरी, एकत्र की, कैसे, और विजयनगर में किन किन वंशों ने शासन किया, है ना, और स्थापत्य और युद्ध जो कि तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और कुछ विदेशी यात्रियों का भी मतलब के नाम जो विजयनगर साम्राज्य में समय समय पर आए। ठीक है, तो जल्दी से बात करते हैं हम्पी की खोज। देखिए, हम्पी जो नाम पड़ा है, ये विजयनगर साम्राज्य के जो जो अवशेष हैं उसी को एक नाम दिया गया है। मतलब विजयनगर को ही एक नाम दिया गया है हम्पी, एक राजधानी के रूप में। ये हम्पी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस क्षेत्र में पंपा देवी जो है बहुत पूजनीय है, और उन्हीं के नाम पर यह नाम पड़ा हम्पी। ठीक है, 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी की खोज की गई, है ना। और जो इनका विवरण था, जो इन्होंने लिखा, वो किस आधार पर लिखा, ये जानकारी जो है विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के जो मंदिर हैं, वहां के जो पुरोहित हैं, है ना, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो ट्रांसफर हुआ करता है ना, बातें। तो वहां के जो पुरोहित थे उनके द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में स्मृति के मतलब कि स्मृति के आधार पर बहुत सारी जानकारियां मिली, और उसको एक जगह सूत्रबद्ध किया गया। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब से कॉलिन जो मैकेंजी हैं, ये 1815 से लेकर के 1821 तक भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल थे। ठीक है, तो एक चीज ये फैक्चुअल चीजें हैं। 1980 के जो है के दशक में एक बहुत बड़ी परियोजना पर काम हुआ। वो परियोजना थी कि विजयनगर साम्राज्य का पूरा एक मैप बनाया गया, और उसके द्वारा छोटी सी छोटी चीजों को एकदम उसको एक जीवंत रूप दिया गया, है ना। एक नए तरीके का ये एक प्रयोग था, और उसमें बहुत सफलता भी मिली, और उसी के आधार पर जो है के द्वारा मानचित्रों के द्वारा स्थापत्यों को उजागर किया गया। अब बात करते हैं विजयनगर के कौन कौन से वंश थे। कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से भी जाना जाता है विजयनगर को, और जो यहाँ के राजा थे उनकी उपाधि थी हिंदू सूरत राणा। ये अरबी भाषा के शब्द सुल्तान का संस्कृत में रूपांतरण है, जिसका हिंदी में नाम होगा हिंदू सुल्तान। ठीक है, अब बात करें कि विजयनगर में सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया 1336 से 1485 तक। प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम, जिसने 1336 से 56 तक शासन किया। अंतिम शासक था प्रौढ़ राय, जो कि 1485 में शासन करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संगम वंश। देखिए, बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। पहला शासक, अंतिम शासक कौन सा था, और जो मुझे लगा कि हाँ इनके बारे में बताना है, तो वो मैंने भी बताया है बीच में। तो संगम वंश का ये शासनकाल देख लेंगे। पूछा जा सकता है कि संगम वंश का शासन कब से कब तक था, या हरिहर का संबंध किस वंश से था। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सालू वंश है, 1485 से 1503 ईस्वी तक इस वंश का शासन रहा। प्रथम शासक था सालू नरसिंह, 1485 से 91 तक इसने शासन किया। अंतिम शासक था नरसिंह राय फर्स्ट, जो कि 1491 से 1503 ईस्वी तक शासन करेगा। ठीक है, तो संगम वंश हुआ, सालू वंश हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, सालू नरसिंह का संबंध किससे है? तो सालू नेम तो सेम लग रहा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है तुलु वंश, क्योंकि तुलु वंश से ही संबंधित है कौन? राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, अब तुलु वंश का शासन की अवधि जो है वो 1503 से 70 तक है। प्रथम शासक कौन था? वीर नरसिंह, 1503 से 9 तक इसका शासन रहा है। उसके बाद नाम आता है कृष्णदेव राय का, 1509 से 29 तक का इनका ये शासनकाल रहा। ये यादव वंश से संबंधित है। इनकी उपाधि जो देखने को मिलती है वो है आंध्र भोज, और अमुक्त माल्यद के नाम से तेलुगु भाषा में इन्होंने इस साहित्य की रचना की। और तेलुगु भाषा के अष्ट दिग्गज जो है इन्हीं के दरबार में ही रहा करते थे। जैसे नवरत्न है अकबर के दरबार में ना, तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इनकी जो उपलब्धि थी वो थी रायचूर दोआब को 1512 में इन्होंने जीता, है ना, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का भूभाग। उड़ीसा का दमन, जो उड़ीसा के शासक थे गजपति, उनका जो दमन हुआ वो 1514 में किया, और बीजापुर को 1520 में इसने जीता।
तुलु वंश का जो अंतिम शासक था वो था कौन? सदाशिव राय। 1542 से 70 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। कृष्णदेव राय, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अरबिडू वंश विजयनगर का अंतिम वंश हुआ करता था। 1542 से 1646 तक इसका शासन था। प्रथम शासक था अली राम राय, 1542 से 1565 तक। ठीक है, अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय, 1642 से 46 तक, है ना। अब बात करते हैं, पहले हम लोग युद्ध की बात कर लेते हैं, जो कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसके बाद विजयनगर वंश का अंत हुआ। तालीकोटा का युद्ध जो है, इसको अन्य नाम से जानते हैं, राक्षस तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि राक्षस और तांगड़ी दो गांव हुआ करते थे, इसी के मध्य में ये युद्ध हुआ। या बनी हट्टी के नाम से भी जाना जाता है इस तालीकोटा के युद्ध को। तो कोई नाम आ सकता है, बन्नी हट्टी, राक्षस तांगड़ी, तालीकोटा, एक ही चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं 25-26 भी डेट मिलती है। किसके मध्य हुआ? दक्कन सल्तनत यानी कि बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर के जो सुल्तान थे, इन लोगों ने अपना एक संघ बनाया था, और इस संघ में बरार जो है शामिल नहीं था। ये आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि 5 वंशों का नाम आता है जो सल्तनत थी, तो 4 लोगों ने ही खाली इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये संघ बनाया गया था। अब इस संघ का नेतृत्व कौन करेगा? वो करेगा अली आदिल शाह, जो कि बीजापुर का सुल्तान हुआ करता था। बरार शामिल नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है, और विजयनगर के मध्य में हुआ। इस समय शासक कौन था विजयनगर का? यानी कि अरबिडू वंश का ही शासन चल रहा था, तो अली राम राय उस समय का शासक हुआ करता था। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? वो था सेवेल नामक यात्री। और तत्काल बाद, इस युद्ध के तत्काल बाद विजयनगर की यात्रा करने वाला और उसका पूरा हाल, उस मतलब कि उस दशा का वर्णन जो करने वाला कौन था यात्री? वो था सीजर फ्रेडरिक। ठीक है, इस युद्ध का रीजन क्या था? वो ये था कि जो ये सल्तनत हुआ करती थी, जैसे बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये लोग जो है विजयनगर के साथ अच्छे संबंध इनके ताल्लुकात हुआ करते थे। यहाँ तक कि कृष्णदेव राय के समय में, जब उनके बाद मृत्यु के बाद बीजापुर के सुल्तान ने उत्तराधिकार की समस्या को हल भी किया था, तो बीच बीच में सहयोग चलता था। लेकिन अली राम राय जो है, इन्होंने गलती ये की कि इन सल्तनतों को आपस में लड़ाने का काम किया, है ना, और बाद में यही सल्तनतें एक हो गई और इनके लिए भारी पड़ गई। तो ये नुकसान हुआ और इस वंश का अंत हुआ। विजयनगर के एक वैभवशाली इतिहास का अंत हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जल संपदा, किलेबंदियां एवं स्थापत्य। तुंगभद्रा नदी की धाराओं को जोड़कर यहाँ पर जो बांध बनाए गए थे, जो धाराएं होती हैं, जो पानी जाकर के मिलता है, वहां पर जो है हौज बनाए गए थे, जलाशय टाइप का, जैसे कमलपुरम जलाशय का उल्लेख आ सकता है। या जल प्रबंध के क्षेत्र में देखा जाए तो सिंचाई, मतलब कृषि के लिए सिंचाई के सुविधाओं पर जो है विशेष ध्यान दिया गया था। तो हिरिया नहर जो है ये संगम कालीन है, संगम वंश के शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये फैक्चुअल चीजें हैं जहां से पूछे जा सकते हैं। अब जो अब्दुल रज्जाक हैं, इन्होंने किलेबंदी का बड़ा अच्छा वर्णन किया है, क्योंकि पूरे शहर को, कृषि क्षेत्र को, जंगल को, यानी कि पूरे क्षेत्र को एक किलेबंद जो है, एक ऊंची ऊंची दीवारों के मध्य में इन सबको घेर दिया गया था। तो किलेबंदी जो है विजयनगर की एक बड़ी विशेषता है, ये अब्दुल रज्जाक ने बताया। राजा का भवन जो था, ये सबसे मतलब कि विशाल जो है, एक विशाल संरचना मानी गई है स्थापत्य के क्षेत्र में। इसके 2 मंच हुआ करते थे, सभा मंडप। ये नहीं कंफर्म है कि सभा मंडप का इस्तेमाल किन चीजों में होता था। फिर है महानवमी डिब्बा, ये पूछा जा सकता है। महानवमी डिब्बा मतलब एक चट्टान, एक पत्थर की एक बड़ी संरचना है, उसके ऊपर लकड़ी का कुछ मंडप टाइप का बना था, लेकिन अब वो वर्तमान समय में नहीं है। और यहाँ पर धार्मिक जो है कार्य हुआ करते थे, जैसे मतलब कि नवमी वगैरह सभी लोग जानते हैं, नवमी जो होता है, तो उसी महानवमी के अवसर पर ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्सव का आयोजन होता था। तो महानवमी डिब्बा आ सकता है। कमल महल यहाँ की सबसे सुंदर एक इमारत मानी जाती है, जो कि राजा का परामर्श स्थल हुआ करता था, कमल महल। ठीक है, गोपुरम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मंदिरों का प्रवेश द्वार हुआ करता था, जो कि सबसे प्रभावशाली चीजें देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनते हैं कि ये गोपुरम कहाँ की स्थापत्य की विशेषता है। ठीक है, तो ये प्रवेश द्वार हुआ करते थे गोपुरम। विरूपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर का एग्जाम्पल
इसमें लिया गया है, जहां पर ये मंदिर बने हैं तो गोपुरम भी जो बनाए गए हैं। तो अगर आप किताब उठा करके देखेंगे तो उससे पूरा एक नक्शा भी दिखाया गया है एनसीईआरटी में, है ना। तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर और समझ में आ जाएगा। तो विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर बड़ी ही ये गोपुरम के एक अच्छे उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। मंदिर परिसरों की विशेषता है रथ गलियां, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं ना। जो गोपुरम होता था और जो मंदिर होता था, तो सीधी रेखा में ये रथ गलियां होती थी, उसके किनारे किनारे छोटी छोटी दुकानें होती थी, जहां पर दुकानें जो है लोग लगाया करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रमुख यात्री कौन कौन आए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिखेंगे जरूर। इब्न बतूता जो कि मोरक्को के थे, इन्होंने अपने वर्णन में हरिहर प्रथम का उल्लेख किया है, ठीक है। निकोलो कोंटी जो कि इटली से आए थे देवराय प्रथम के समय में, ठीक। अब्दुल रज्जाक जो कि फारसी यात्री था, ये देवराय सेकंड के समय में आया है। बारबोसा जो कि पुर्तगाल का था, ये कृष्ण देवराय के समय में आए, इंपॉर्टेंट। डोमिंगो पायस ये भी पुर्तगाली यात्री थे, जो कि कृष्ण देवराय के ही समय में विजयनगर की यात्रा करते हैं। न्यूनीज जो हैं ये पुर्तगाल के ही थे, और ये अच्युत राय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आए। तो ऐसे बहुत चीजें मैंने आप लोग को बता दी, जहां से प्रश्न लगभग अगर इस चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा तो लगभग मान के चलिए यही पूछा ही जाएगा। तो कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।